हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, परमाणु एवं अणु में आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना। ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं, देखिए। तो आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं और इसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आणविक द्रव्यमान जैसे आपको दिखाया गया है, किसी भी पदार्थ का वह आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, और इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। कुछ कम समझ में आया होगा, दोबारा देखिए क्या है कि किसी भी पदार्थ में जो आणविक द्रव्यमान होगा यानी उस अणु का द्रव्यमान जो होगा वो उसके सभी संगठक परमाणुओं, क्योंकि अणु बना होता है परमाणुओं से, उन परमाणुओं के द्रव्यमान का जो योग होगा वो उस अणु का क्या बनेगा, कुल द्रव्यमान बनेगा। यही बात ये बता रखी है कि किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान यानी अणु का जो टोटल द्रव्यमान होगा उसके सभी संगठक परमाणु यानी जो अणु जिनसे मिलकर बना है उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, पहली चीज। और जो इस प्रकार जो अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान, मतलब उस अणु का जो वो द्रव्यमान निकलेगा वो उस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाएगा, उसके परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी यू के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको दिखाया गया है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यू होता है, कार्बन का 12 यू मैंने पहले आपको करवाया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम निकालते हैं H2O का आणविक द्रव्यमान यानी इस अणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो ये दो परमाणुओं से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। अब इनके हम द्रव्यमान को देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान का योग उस पूरे अणु के द्रव्यमान योग के जो है उस पूरे अणु के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर। अब हाइड्रोजन का आपको दिया गया है 1, तो इस हाइड्रोजन का हो गया 1, H कितने थे 2, तो यानी 2 गुणा 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 गुणा 1, जमा जो योग होता है ना अलग अलग परमाणुओं के द्रव्यमान का योग, तो H के जितने परमाणु थे उनके द्रव्यमान प्लस में योग होगा किसका, अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ऑक्सीजन का आपको दिख रहा होगा कितना है 16, तो ये हो गया 16। अब इसको अगर कुल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 16 यानी 18, और पीछे क्या लिखेंगे U। तो ये आ गया इसका आणविक द्रव्यमान, उसके अणु का द्रव्यमान। तो यानी किसी भी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान को निकालने के लिए हम उस अणु के अंदर जो परमाणु हैं उस परमाणु के उन सभी प्रत्येक परमाणुओं का हमें द्रव्यमान पता हो, और फिर उनका कुल योग करके हम क्या निकाल सकते हैं, उस अणु का द्रव्यमान। और जो दिखाया किसके द्वारा जाएगा, उसके यू द्वारा, यानी कि उसके जो पीछे जो इकाई लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी यू, जो क्या होती है आपकी, वो होती है परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए हम निकाल रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अब इसका निकालिए, देखिए शाबाश। H हमारे हो गए 2, S हमारा 1 है, ऑक्सीजन है हमारे 4। मैं आगे लिख रहा हूं इनको, या आप नीचे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 गुणा 1, जमा सल्फर का हमें दिया गया है, सल्फर का कितना होता है 32, जमा एक ऑक्सीजन का हमें दिया गया है 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 का 4 गुना 16। अब इसको कुल कीजिए, 2 गुणा 1 2 प्लस 32 प्लस 16 की 4 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा ये 64। तो ये हमारा कुल कितना हो गया, ये हो गया 34 और प्लस में 64, यानी ये कुल हो गया हमारा 98 यू। तो इतना उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ के अणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, और उसे हमको क्या बोलते हैं, उसका आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मान ली कोई भी अणु है आपके पास, तो जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका निकालें। H का हमें पता है 1 है और H भी खुद 1 है, क्लोरीन 1 है और क्लोरीन का होता है 35.5, तो जमा में 35.5, अब जोड़ दीजिए 36.5, क्या आ गया उसका U, क्या आ गया उसका आणविक द्रव्यमान आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ के किसी भी अणु का हम आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं
बस उसके परमाणुओं का ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। इन सभी परमाणुओं के आपको द्रव्यमान अगर याद हैं तो आप आसानी से किसी का भी आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब हम बात करते हैं मोल संकल्पना की, कि मोल संकल्पना क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मोल संकल्पना क्या है? पदार्थ की वह मात्रा जो, देखिए पहले, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मोल के बारे में थोड़ा सा, ये जो आपको एनसीईआरटी से दिया गया है कि सन 1896 में विल्हेम, जो हमारे विल्हेल्म और ओस्टवाल्ड, विल्हेल्म ओस्टवाल्ड नाम के हमारे एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल्स, जो लैटिन शब्द क्या था, मोल्स से व्युत्पन्न हुआ, यानी कि लैटिन शब्द था मोल्स, वहां से उन्होंने एक नया वर्ड निकाला मोल, जिसका अर्थ होता है ढेर। क्या होता है? ढेर, यानी कि हिपोपिल, यानी कि ढेर होता है, किसी भी चीज का ढेर लगा दीजिए वो ढेर होगा। किसी भी पदार्थ को परमाणुओं तथा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है, यानी किसी भी पदार्थ को, मान लीजिए पेन है, तो ये बहुत सारे, मान लीजिए कार्बन से मिलकर बना है, तो कार्बन के जैसे बहुत सारे परमाणुओं का एक ढेर है जिससे मिलकर ये पदार्थ बना है। कोई भी चीज बनी है, ठीक है, जल है, इतना सारा जल पड़ा है, तो वो H2O 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 जैसे अणुओं के पूरे एक ढेर से मिलकर बना है। इस प्रकार आप उसको समझ सकते हो। और सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, क्योंकि मोल को एक इकाई, जैसे होता है ना हमारा मात्रक जो होता है, जैसे हम किसी चीज को, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, ऐसे किसी संख्या को हम गिनते हैं, ठीक है, तो जैसे अलग अलग तरीके से गिनेंगे वो भी हम देखेंगे। तो अलग अलग तरीके से हमारा जो मापन जो होता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है किसी भी राशि का। तो हम ये देखते हैं कि जो परमाणुओं एवं अणुओं की बृहत संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। अब देखिए मोल संकल्पना, मोल संकल्पना कैसे बताई जाती है? हमने देखा कि हम कभी भी अगर किसी चीज को, क्योंकि इतने छोटे छोटे परमाणुओं का ऐसा तो नहीं है कि एक एक परमाणु उठा उठा के लेकर आया जाए और फिर उसको गिना जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, तो एक अकेले परमाणु का द्रव्यमान निकाला जा सकता है आसानी से, और न ही उसका साइज बताया जा सकता है, और न ही उसको गिना जा सकता है कितने होंगे किसी पदार्थ के अंदर। तो इसीलिए क्या किया गया, एक सापेक्ष द्रव्यमान देखा हमने, सापेक्ष ही प्रकार से उसके जो द्रव्यमान को निकाला जा सकता है, सापेक्ष के रूप में ही हम उसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो हमने देखा था कार्बन 12 को लिया था, जहां पर हमने सापेक्ष उसका द्रव्यमान निकाला था कार्बन 12 के विद रिस्पेक्ट टू। तो पदार्थ की वह मात्रा, भाई कोई पदार्थ है उसकी वो सारी मात्रा एक मोल कहलाती है, वो सारा ढेर। मोल क्या था? एक ढेर। वो एक सारा ढेर एक मोल कब कहलाएगा? जब उसमें, जिसमें कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर पदार्थ के कण उपस्थित होंगे। यानी कार्बन आपने ले लिया 12 ग्राम, कौन सा कार्बन? कार्बन 12 वाला, कार्बन 12 वाला 12 ग्राम हमने कार्बन ले लिया। 12 ग्राम कार्बन में जितने आपके कार्बन पड़े हैं, उन सभी के, जो छोटे छोटे कार्बन पड़े हैं, उन सभी का वो पूरा ढेर बना हुआ है 12 ग्राम से। तो उस 12 ग्राम कार्बन में जितने आपके कार्बन 12 पड़े हैं ना, जितने भी पड़े हैं, वो सारे के सारे, उनकी संख्या टोटल क्या कहलाती है? एक मोल के बराबर होती है। यानी कि ये मान लीजिए इसमें आपके 12 ग्राम का है, ये 12 ग्राम कार्बन से मिलकर बना है। तो इस 12 ग्राम कार्बन, यानी कि उसका द्रव्यमान 12 ग्राम कैसे बना? बहुत सारे छोटे छोटे कार्बनों ने मिलकर बनाया। तो वो कार्बन कितने पड़े हैं इसके अंदर, वो संख्या, वो कितने पड़े हैं, वो पूरी एक ढेरी बनी, और उस ढेर को क्या बोला जाता है? एक मोल बोला जाता है। यानी एक मोल एक ढेरी के रूप में बताया जाता है, और उस एक मोल में कार्बन 12 जो है, वो कितने कार्बन 12 पड़े हैं उस 12 ग्राम कार्बन में, तो वो देखा जाता है, वो बनता है एक मोल। और प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 जो होता है उसके 12 ग्राम में 6.022 गुणा 10 की घात 23 इतने ज्यादा परमाणु उपस्थित होते हैं। यानी इस ढेरी के अंदर, अगर ये एक ढेर है कार्बन 12 के अणु, जो परमाणुओं का एक ढेर है, तो इस 12, मान लीजिए 12 ग्राम का है, कार्बन 12 से मिलकर बना है, तो ये ढेर के अंदर कितने ज्यादा आपके वो कार्बन पड़े हैं? तो आप बताओगे सर 6.022 गुणा 10 की घात 23, जिसको हम गिन नहीं सकते, इतनी बड़ी संख्या है, गिना नहीं जा सकता, तो इतने ज्यादा परमाणु पड़े होते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करें मोलर द्रव्यमान क्या होता है। मोलर द्रव्यमान क्या होगा, किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब इन चीजों को देखते हैं। जैसे देखिए, आपके जैसे एनसीईआरटी में दिखाया गया है, 1 दर्जन किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। मान लिया हमने लिखा 1 दर्जन केले तो 12 केले, 1 दर्जन पेन तो 12 पेन, 1 दर्जन कॉपी तो 12 कॉपी। उसी प्रकार लिखा गया 1 ग्रूस, क्या लिखा गया, 1 ग्रूस, ये होता है 144 के बराबर। 1 ग्रूस किसके बराबर होता है, 144 के बराबर। देखिए गिनतियां हैं, हमने गिनतियों को, हमने गिनने की जो एक प्रक्रिया है उसको अलग अलग नाम दे दिया। एक बार तो हमने नाम दे दिया दर्जन का, एक बार नाम दे दिया ग्रूस का, कि दर्जन में तो होंगे 12, ग्रूस में होंगे 144। तो 1 ग्रूस पेन 144 पेन, 1 ग्रूस मान लिया कोई भी, 1 ग्रूस कॉपी तो कितनी होगी, 144 कॉपी हो गई। 1 ग्रूस पेंसिल तो 144 पेंसिल होगी। 1 ग्रूस बैग तो 144 बैग हो गए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दर्जन में कितने और ग्रूस में कितने होते हैं, ये उनकी संख्याओं को गिनना है बस। तो उसी प्रकार देखा गया, 1 मोल में, 1 मोल में कितने होते हैं, आपको दिखाया गया था 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 गुणा 10 की घात 23 होते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। 1 मोल, अब मैं कहता हूं 1 मोल पेन मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23 पेन। 1 मोल कॉपी 6.022 गुणा 10 की घात 23 कॉपी। लेकिन ये जो निकाला गया, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, सिर्फ इसको, इस इकाई को लिया गया। देखिए इनमें तो हम किसी भी चीज को ले सकते हैं, केले को गिन सकते हैं, ठीक है, पेन को गिन सकते हैं, पेंसिल को गिन सकते हैं, बैग्स को गिन सकते हैं, किसी भी चीज को। लेकिन ये जो इकाई बनाई गई, ये बनाई गई सिर्फ परमाणु, अणु और आयन को गिनने के लिए। इन चीजों को गिनने के लिए, किसी पदार्थ में कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं और कितने आयन हैं, इनको गिनने के लिए सिर्फ ये इकाई बनाई गई थी। क्योंकि उनको गिनना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए इतनी ज्यादा वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं 2 दर्जन केले की, तो हम क्या करते हैं, 12 की 2 से गुना। अगर 3 दर्जन केले तो 12 की 3 से गुना। तो उसी प्रकार अगर 1 मोल मैं कह दूं हाइड्रोजन, तो मतलब कितने हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन में, देखिए मोल बताता था ढेरी को, अब मैं कहता हूं 1 मोल, ध्यान से देखिए, मैं कहता हूं 1 मोल हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6.022 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन। यानी 1 मोल हाइड्रोजन में, मोल था ढेरी, मतलब कि एक ऐसी ढेरी होगी और उसको क्या बोला जाएगा, 1 मोल। क्या बोला जाएगा, 1 मोल। उसको बोला जाएगा 1 मोल। मान लिया ये है, और ये सारा मिलके बनाता है 1 मोल। तो इस 1 मोल हाइड्रोजन पड़े हैं, इसमें हाइड्रोजन पड़े हैं 1 मोल। तो 1 मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन हैं, कितने हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है, परमाणुओं को बता दिया, 1 मिनट में बता दिया कि 1 मोल में जितने परमाणु पड़े होंगे हाइड्रोजन के, वो इतने होंगे। अगर मैं कहूं 1 मोल कार्बन तो कितने होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23 कार्बन। मतलब एक कार्बन की ढेरी, जो जिसको बोला जाएगा मोल, तो 1 मोल कार्बन में कितने होंगे, वही 6.022 गुणा 10 की घात 23 कार्बन। तो अगर आपको यहां तक समझ में नहीं आया है तो हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं, ये तो परमाणुओं के बारे में, अणु के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूं H2O की, बताइए H2O में कितने कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का कितना है, 1, ठीक। मैं कहता हूं CO2 में बताइए, कार्बन का 1, ये हम ऐसे ना देखें तो अगर इसी को उठाएं तो देखिए 2 H2O, 2 अणु हैं किसके, H2O के, तो इसमें हाइड्रोजन कितने, 4, जाहिर सी बात है डबल हो गया, तो ये हो गए 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन हो गए 2। मैं कहूं 6 H2O तो कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6।
हो गया नहीं हो गया? तो इस प्रकार से हम गिन रहे हैं। तो एक मोल में बताइए, एक मोल H2O में बताइए, ये तो आपने बताया एक अणु में, ये बताया आपने 2 अणुओं में, ये बताया 6 अणुओं में, हमने बताया एक मोल H2O के अणुओं में कितने ज़्यादा H2O होंगे? हम बताएंगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 H2O के अणु होंगे। मतलब एक ढेरी लगा दी हमने, उस ढेरी में क्या है, उस ढेरी में हमारे छोटे 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 अणु पड़े हैं, और वो पूरी ढेरी कहलाती है एक मोल। तो उस एक मोल की ढेरी में कितने ज्यादा आपके वो अणु पड़े हैं? किसके अणु? H2O के अणु। कितने पड़े हैं? इतने पड़े हैं। और इसी को बोला गया एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर भी इसी को बोला जाता है। तो ये साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मैं बात करूं शाबाश, अगर हम बात करते हैं एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु पड़े हैं? हम बताएंगे 6.022 गुणा 10 की घात 23 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु पड़े हैं। बस सिंपल सी बात है। तो ये अणुओं को भी बता रहा है, ये परमाणुओं को भी बता रहा है, क्योंकि एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में 6.022 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु पड़े हैं। एक मोल H2O में इतने पड़े हैं। तो अगर मैं बात करूं 2 मोल H2O में H2O के अणु कितने पड़े हैं? आप कहोगे एक मोल में होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23, तो 2 में कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे। 3 मोल में कितना हो जाएगा? 3 से गुणा। 8 मोल में कितना? 8 से गुणा। आधे मोल में कितना? आधे से गुणा। 1/2 से गुणा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मोल क्या है? मोल बताता है परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या कितनी है किसी भी पूरे के पूरे उस पदार्थ के अंदर। पदार्थ के अंदर अणुओं और परमाणुओं की संख्या को बताने के लिए एक इकाई निकाली गई जो थी मोल। बस यहीं तक बात थी। ठीक है, अब हम बताते हैं, ये तो चलो हो गया मोल। अब हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं, ध्यान से देखिए। मैं कहता हूं 2 मोल, कोई और हम उदाहरण दे सकते हैं HCl में। 2 मोल HCl में कितने HCl के अणु हैं? आप कैसे बताएंगे कि 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु होंगे किसके? HCl के। होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि एक मोल में कितना होगा? 6.022 गुणा 10 की घात 23। 2 में कितना हो गया? 2 से गुणा कर दिया। मोलर द्रव्यमान, जिसमें मैंने आपको बताया कि मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के एक मोल, एक ढेरी, एक मोल के कणों के द्रव्यमानों का जोड़ होता है। उनके एक एक कणों के द्रव्यमानों को जोड़ दो, उसके बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि H2O एक अणु है। एक अणु का द्रव्यमान, किसका एक अणु? H2O के एक अणु का द्रव्यमान। एक अणु है H2O का, उसका द्रव्यमान क्या होगा? आप लिखते हो 18U, आपने निकाला था। और मैं कहता हूं एक मोल H2O के अणु का द्रव्यमान, ये देखिए, ये तो है सिर्फ एक अणु का द्रव्यमान। H2O का एक अणु है, उसका 18U, लेकिन एक मोल के अंदर जितने H2O पड़े हैं उनका कुल द्रव्यमान। आपको क्या बताया गया मोलर द्रव्यमान? कि एक मोल के अंदर जितने आपके परमाणु या अणु पड़े हैं उन सभी कणों का जोड़ होगा, उनके सभी के द्रव्यमानों का जोड़। तो एक का 18, इसी तरह अगर हम करें तो उसको लिखते हैं ग्राम में। किसमें? ग्राम में। तो ये हमारा हो जाएगा 18 ग्राम। यानी एक मोल जो हमारा H2O है ना, एक मोल जो हमारा क्या है? H2O है, उसमें जो अणु का द्रव्यमान है वो कितना? अणुओं का द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम बनेगा। मतलब उस पूरी ढेरी में H2O से मिलकर बनी है, तो उनका कुल द्रव्यमान क्या बना? 18 ग्राम। उसमें हमें देखो उस पूरी ढेरी का कैसे निकालना है, सिंपल सी एक बात करनी है। उसके किसी एक पॉइंट का उठा लीजिए, मतलब उसके किसी एक बिंदु का, यानी सॉरी, मतलब जो उसका एक कोई भी
अणु होगा उसका द्रव्यमान उठा लीजिए। मान लीजिए आप उठा रहे हैं HCl का और आप लिख रहे हैं 1 मोल HCl के 1 मोल HCl के अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? 1 मोल, एक ढेरी के अंदर HCl के अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये हमारा हो जाएगा जितना HCl का कितना आया था, अणु का सिंपल द्रव्यमान आया था, HCl का कितना आया था 36.5, तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों का द्रव्यमान कितना होगा और 1 मोल में कितने अणु होंगे, उस पदार्थ के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, ये सारा कुछ हम निकाल सकते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन होंगे, 1 मोल H2O में कितने H2O होंगे, हम निकाल सकते हैं। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। होपली आप सभी को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जो इसके NCERT क्वेश्चंस बचते हैं वो करेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।